क्या जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शंस जल्द ही दस्तक देने वाले हैं? नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज की खबर आज का मुद्दा में और मेरा नाम है साक्षी साहनी। आज हम बातचीत करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लिए काफी जरूरी चीज यानी कि बाई इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि हाल ही में हमने ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, एक ऑर्डर जारी किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि 24 अक्टूबर को पोलिंग होने वाली है 4 राज्यसभा सांसदों के लिए, जो बाद में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में। पर कायदे के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हमारे पास लगभग 7 एमएलएज कम हैं। तो फिर इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी जल्दी पूरी होनी चाहिए और कितनी जल्दी पूरी हो सकती है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट के तौर पर रवीश हांडू। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और इसी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीर पंजाल न्यूज लाइन के एडिटर रोहन चौधरी जी। रोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं यूजुअली। पर चलिए इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। रोहन जी, पहले आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूँगी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो राज्यसभा के बारे में, और ये जो राज्यसभा की 4 सीट्स रहने वाली हैं, उन 4 सीट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं पहले ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, यानी लगभग हमारे पास 95 एमएलएज होने चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास पहले 90 एमएलएज थे, जिनमें से 2 सीट्स की अगर बात करें, एक सीट बडगाम की है, दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है वो नगरोटा की है, जो कि देवेंद्र सिंह राणा जी की मृत्यु के बाद वो सीट खाली पड़ी हुई है। उनके ऊपर बाई इलेक्शंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? टोटल मेंबर होने चाहिए, जो कि इस वक्त कुल मिला के 88 हैं। जैसे कि आपने बात की कि 2 जो इलेक्ट होने हैं और 5 जो नॉमिनेट होने हैं, ये अभी तक नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो एक जो खास चीज है देखने वाली, वो शायद 16 तारीख के लिए, क्योंकि ये केस चल रहा है, जो 5 नॉमिनेशन होनी है एलजी के द्वारा, हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो ऐसे में पिछले ये 2 दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट जो कांग्रेस के द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी 5 नॉमिनेशंस को लेकर, तो इसको फिलहाल के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया है और 16 तारीख को इसका फैसला आएगा। यानी कि शायद 16 तारीख ये जो आने वाली अक्टूबर की, तो इसमें पक्ष में फैसला आ सकता है, विपक्ष में आ सकता है, वो 16 का 16 को देखा जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर 16 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो ऐसे में शायद ये जो राज्यसभा इलेक्शन होंगे, इससे पहले 5 एमएलए एलजी मनोज सिन्हा द्वारा चुने जा सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 93 हो जाएंगे। 2 की बात करें तो 2 अभी भी चुने जाने हैं, लेकिन वो शायद बिना उन 2 के ये इलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि पिछले दिन की बात करें तो पीआईबी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कुल मिला के 410 के करीब जो ऑब्जर्वर हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार में भेजे जाएंगे, और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर, राजस्थान और कई ऐसे भारत के इलाके हैं जहां पे बाई इलेक्शन होनी चाहिए, जहां पे सीटें खाली पड़ी हैं, वहां वो जाएंगे। यानी कि एक आइडिया है कि बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगी, पर कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो बिहार में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारे यहाँ पर जो बाई इलेक्शंस है वो उसके साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। जी, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। देखिए, जो पिछले दिन जो पीआईबी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें ये साफ लिखा था कि ऑब्जर्वर भेजे जा सकते हैं, मतलब जल्द ही भेजे जाएंगे, जिसमें वो बिहार में भी जाएंगे और बाकी इलाकों में भी जाएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में नवंबर तक इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बाकी इलाके जैसे राजस्थान है और अन्य जहां पे बाई इलेक्शन होनी चाहिए, जहां पे सीटें खाली हैं, वहां पे हो जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 24 तारीख को राज्यसभा चुनाव होंगे और 24 से पहले तो ये बाई इलेक्शन होने का तो कोई चांस नहीं है।
तो इसका मतलब 93 से काम चलाना पड़ेगा। 93 भी कब? अगर 16 तारीख को कोर्ट के द्वारा ये फैसला हक में आता है कि एलजी 5 एमएलए चुन सकते हैं, तो संभावना है आने वाले 3-4 दिन में वो चुन ले, और वो 5 एमएलए ऐड करने के बाद राज्यसभा में जो भी चुनाव होंगे, तो इसमें वो अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। चलिए, रोहन जी की जो बात है उसको कंटिन्यू करेंगे और अभी चलेंगे हमारे साथ बैठे हुए रवीश हांडू जी की तरफ। रवीश जी, जिस तरीके से रोहन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं अभी जो फैसला है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जो गिनती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर जल्द ही वो फैसला आ जाता है तो फिर हमारे पास जो अभी कहीं ना कहीं 7 एमएलए की कमी है वो जल्द से जल्द थोड़ी बढ़कर मतलब घट सकती है, और कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता समय रहते, पर उसे थोड़ा सा फिल जरूर किया जा सकता है, हल्का सा फिल जरूर किया जाता है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जो ये नॉमिनेशन वाला जो केस लगा हुआ है, अगर इस पे फैसला आ जाता है और जो गवर्नर है वो चूज कर पाते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो ये लोग हैं, ये जो इलेक्ट होंगे, ये बीजेपी द्वारा इलेक्ट किए गए। इनमें कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीट्स हैं रिजर्वेशन के तौर पे, और भी जो सम्मानित औरतों के लिए रिजर्वेशन है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ही लोग होंगे, तो बीजेपी का पलड़ा राज्यसभा इलेक्शन में भारी होता हुआ दिखेगा। तो चांस तो है कि हाँ ये हो जाए, लेकिन जो मुद्दा है हमारा, वो दूसरा मुद्दा ये है कि क्या बडगाम और नगरोटा सीट पे इलेक्शन जो है वो बिहार के साथ कराए जाएंगे। तो अभी तक जो आज खबर निकल के आई है, जिस तरीके से जो पोल ऑब्जर्वर भी जो डिप्लॉय किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए भी खास तौर से, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये होगा। और संभवतः जो, क्योंकि देखिए नगरोटा की सीट जो है, नगरोटा की सीट ज़्यादा जो है सुर्खियों में रहेगी, क्योंकि वहाँ से एक जो यंग युवा राजनेता है इस टाइम पे भाजपा की, जो देवयानी राणा, जो उनकी सुपुत्री हैं, जाहिर सी बात है, देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री जो है, जी वो वहाँ से चांस बनता है उनका लड़ने का। प्लस और भी कुछ हैवी वेट कैंडिडेट, क्योंकि देखिए इलेक्शन 2 सीट्स पे हैं, तो कुछ हो सकता है कि कोई हैवी वेट कैंडिडेट्स बाकी पार्टियों के भी थ्रो इन कर सकते हैं अपनी शक्ति, तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक इलेक्शन रहेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, जो हमारे गेस्ट हैं उनने सही बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काफ़ी ज़्यादा राज्यसभा इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसी के साथ कहीं ना कहीं एक तरफ हमने नगरोटा की तो चलिए बात कर ली है, तो रोहन जी आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि बडगाम की सीट के ऊपर 3 से 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। नासिर वानी जी का नाम सामने आ रहा था, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर मोनार्की कंटिन्यू हो, यानी कि उमर अब्दुल्ला साहब अपने किसी ना किसी एक बेटे को हो सकता है कि यहाँ के मैदान में उतार दें। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, आगाहुल्ला की अभी ये सुनने को मिल रहा है। जी जी जी, तो आपका मतलब इसके ऊपर क्या विचार है और मैं क्या आता हूँ इस पे। पॉसिबिलिटीज लगती हैं? जी जी जी, जैसे रवीश जी ने कहा कि नगरोटा की सीट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन मैं बोलूं बडगाम की सीट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो रिश्ते जो पुराने थे वो फिर से जुड़ सकते हैं, और वो रिश्ते जो बड़े खास थे वो टूट सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो शिया बेल्ट है, वहां पे शिया मुस्लिम रहते हैं। आगा सईद रुहला की बात करेंगे, वो शिया लीडर हैं, उनको सिर्फ राजनेता के तौर पे नहीं माना जाता, वहां पे धार्मिक तौर पे भी माना जाता है। तो पिछले अपने सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ कि कोई 6 महीने पहले की बात है, तो 6 महीने पहले नासिर वानी, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और 3-4 लोग और थे, वो साथ में मिलके जाते हैं आगा सईद रुहला के पास बडगाम की सीट को बात करने के लिए, और सिर्फ उनको मनाने के लिए कि नासिर वानी को वहां पे उनकी सपोर्ट मिले, क्योंकि बिना आगा सईद रुहला के वहां पे कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि वो पहले वहां से एमएलए रह चुके हैं, उनका इम्पैक्ट है। अगर देखा जाए पॉलिटिकली तो है, इसी के साथ धार्मिक तौर पे देखा जाए उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत जो शिया वोटर हैं वो बोला, शिया वोटर्स का बहुत सपोर्ट है उनको, क्या इस बात में कितनी % सच्चाई है? बिल्कुल उनको सपोर्ट है, और इसी के साथ ही एक कहा जाता है ना काइंड ऑफ कि उनको जैसे इमेज बनी है मियां अल्ताफ जी की,
कि उनको पूजा जाता है वहां पे, लाइक जैसे पीर को पूजा जाता है ना, वैसे उनकी एक फैमिली लेगेसी बनी है। और ऐसे ही अगर देखा जाए बड़गाम की, तो वहां पे भी सेम इसी तरह का बना है। यानी कि एक ही इशारा आगा सईद रुल्ला का सीट को आगे पीछे कर सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला खुद एमपी की सीट हार गए थे और आगा सईद रुल्ला जीते थे। दूसरी तरफ से आगा सईद रुल्ला वहां के विधायक थे, वो जीत गए तो वो सीट खाली हो गई। ऐसे में उनकी सपोर्ट से गांधरबल सीट जो उनकी अपनी है, मतलब फैमिली की है, वहां से वो जीते जीते, लेकिन आगा सईद रुल्ला की सपोर्ट से वो जीते बड़गाम की सीट भी। यानी कि जितना शिया वोटर है वो सारा वहां पे चला गया। अभी देखा जाए तो उनकी सपोर्ट थी नासिर अहमद वानी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाम निकल के आ रहा था कि वह अपने बड़े बेटे को इलेक्शन में उतार सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी राज्यसभा तय करेगी कि वहां पे कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। क्योंकि देखिए कुल मिला के 4 सीटें हैं राज्यसभा की। जैसे कि अभी रवि जी ने कहा कि अगर एलजी 5 चुन लेते हैं तो इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद कुछ खास ना पड़े, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त कुल मिला के 28 एमएलए हैं। अगर यदि 5 और भी हो जाते हैं फिर भी उनको एक सीट से ज्यादा लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने आजाद उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के विधायक हैं वो शायद ही भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में आए। लेकिन चलो आ भी जाए तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है कि 3 इस वक्त सीटें एनसी के खाते में सीधे जाने वाली हैं, और 3 में से एक फारूक अब्दुल्ला का नाम तो है। इसी के साथ ही नासिर अहमद वानी का भी नाम इसमें इंक्लूड हुआ है। यदि नासिर अहमद वानी राज्यसभा में जाते हैं तो फिर बोला जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला अपने बड़े बेटे को वहां पे ले आएंगे। और एक और वहां पे लड़ाई चल रही है जिस पे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। वहां पे फैमिली लेगेसी की मैंने जैसे बताया कि उनको धार्मिक तौर पे वहां पे बड़ा माना जाता है। तो आगा सईद रुल्ला की फैमिली से ही है आगा मुंतजिर, यानी कि जी उनके जी कजिन्स हैं। जिस जी तरह से आगा सईद रुल्ला की वहां पे इज्जत है, उसी तरह से आगा मुंतजिर की वहां पे बहुत इज्जत है। लेकिन चलिए वो पीडीपी की तरफ से हैं। तो अभी आगा सईद रुल्ला जीत रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पीडीपी वहां पे थोड़ा सा अपना प्रचार बढ़ा चुकी है। और ये अभी कुछ दिन पिछले पहले दिनों मैं देखा उसी आपने। पर आने वाली थी रोहन जी की, पिछले दिनों से ये खबर भी सामने आ रही है धीरे धीरे सोर्सेज के थ्रू, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पर पीडीपी पूरा जोर लगा रही है अपनी तरफ से। और दूसरी तरफ जी अगर पीडी देखा जाए कि अगर जैसे रिश्तेदारी भी अगर है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर भी देते हैं, चलिए वो तो बात की बात है, पर अगर फिर भी आगा मुंतजीर अगर वहां पर जीत जाते हैं तो उसकी वजह से पीडीपी का पलड़ा वहां पे भारी हो जाता है। देखिए अगर देखा जाए ना, वो भी अभी मैं आ रहा हूं उस पे कि आगा सईद रुल्ला शायद अगर मुंतजिर की सपोर्ट ना करे, मैं उसके पीछे का कारण बताता हूँ। जी बड़े सालों से इनकी जो फैमिली लेगेसी है इनकी आपस में नहीं बनती है। लाइक एक तरह से होता है ना कि मतलब बड़े बड़े जो अपने ताए चाचा के साथ जो फैमिली की लड़ाई होती है वो कंटिन्यू रहती है। जी तो जी ऐसे जो पता चला है इनकी आपस में लड़ाई है, तो आगा सईद रुल्ला शायद इनको सपोर्ट ना करे। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से आपने लड़ाई तो लगातार चलते आ रही है। आगा सईद रुल्ला ने जिस तरह से एनसी के खिलाफ मोर्चा खोला है, चाहे फिर रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट को लेकर देखा जाए, चाहे उसके बाद सकीना ईटू के साथ उनकी जो लड़ाई बिल्कुल चली जी थी, जी जी लड़ाई की जी बात करें तो उन्होंने कहा था कि आपका काम है लोकसभा में जाके बात रखना, आप वो काम करें, पार्टी के मैटर्स में ना पड़े। और वही जी वो बिल्कुल भी बड़ा पलट के जवाब देते हैं कि जो जो मैंने बोला है, जो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, शायद मोहतरमा ने देखा नहीं होगा। यानी कि दिख रहा है कि आपस में इनकी लड़ाई है। और कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि आगा सईद रुल्ला शायद अपनी अपनी एक अलग पार्टी बना ले। जी ये जी अटकलें निकल के आ रही थी। अभी भी तो आ रही थी जी जी अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन जहां पे आगा सईद रुल्ला का सपोर्ट रहेगा वहां पे जीत होना ज्यादा तय है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नगरोटा में तो एक हर्षदेव सिंह का भी नाम निकल के आ रहा है। लड़े ना जी जी लड़े मैं बात की बात है, उसी पर आने लेकिन वाली थी। देखा जाए ये वाला भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले रवीश पहले। हाँ मैं जी। बड़गाम की कंप्लीट कर ले। एक सेकंड, बड़गाम का थोड़ा सा बचा है, मैं बता रहा हूँ। जी जी तो जी जरूर ऐसे में जरूर जरूर। जो मुकाबला रहता है वो रहता है सारा आगा सईदुल्लाह पे। तो ऐसे में जो लड़ाई रहेगी वो आगा मुंतजिर पीडीपी की तरफ से तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, जी जी वो तो ऑलमोस्ट लड़ेंगे। ऑलमोस्ट लेकिन कंफर्म देखा है जी। जाए एनसी किसको उतारती है,
एनसी किसको उतारती है ये आगे का तय करेगा, और वो भी तय करेगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में यदि नासिर वानी को राज्यसभा सांसद चुन लिया जाता है तो बेशक जो बोला जाता है कि एक फैमिली की लेगेसी है एनसी की, जो परदादा फिर दादा फिर मोनार्की मोनार्की उनका दैट इज बेटा व्हाट फिर वी उसके बाद कॉल इट। बेटा, वो कंटिन्यू रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं इस चीज को और इस फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर कहीं ना कहीं नासिर वानी जी का वहां पर हो जाता है राज्यसभा की सीट के लिए, फिर उसके बाद चांसेस यही बनते हैं कि इस सीट पर भी मोनार्की देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ रवीश जी, जिस तरीके से डेटा चल रहा है और उस डेटा के हिसाब से आए दिनों आगा सईद की अलग अलग बयान आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एनसी से वो अंदर अंदर से खफा हैं। तो उसकी वजह से क्या सच में जो अटकलें लगाई जा रही कि ये पार्टी से अलग हो जाएंगे और डिफरेंट आइडियोलॉजी हो रही है, क्या लगता है क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता देखिए है आने ये वाले जो कुछ दिनों में? जो जो सागा जो आगा रहुल्ला वाला जो सारा आप देख रहे हैं, ये मैं कहीं ना एनसी की एक पॉलिटिकल गिमिक से जोड़ता हूँ। देखिए क्या है, एनसी ने इस टाइम पे दो चीज़ें बैलेंस करनी है। एक, उसको पता है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी चलना है, क्योंकि शक्तियाँ इतनी नहीं है, सरकार के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है प्रो इंडिया टाइप अप्रोच रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए क्या हुआ कि पीडीपी के आने से और इसके बाद अपनी पार्टी और काफ़ी छोटी छोटी पार्टियों के आने से एक मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कश्मीर में, उस उधर कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म आ गया है। देखिए हर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो समझती है कि जो वोट है, काफ़ी जो चंक ऑफ वोट है, वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी और सेपरेटिस्ट जो थिंकिंग है उसके ऊपर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो सैयद आगा रहुल्ला है उसको एक टक्कर के तौर पे रखा गया है महबूबा मुफ्ती के लिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं एंटी इंडिया टाइप ही स्टैंड ले रही है और जो गवर्नमेंट को है वो क्रिटिसाइज करती है। और क्योंकि जो पिछले जो दिनों जो हमने देखा भी था जो उन्होंने मुस्लिम, यासीन मलिक को एक बिल्कुल बार फिर से माफी, फेवर किया था। जी तो मैं जी इसको कहीं ना कहीं जो आगा सईद रहुल्ला है उसको कहीं ना कहीं एक फारूक अब्दुल्ला से बात करके ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो एक तरीके से एक कंपटीशन दे रहे हैं जो जो पीडीपी के लीडर हैं या जो पीडीपी इस टाइम पे करना चाहती है। तो ये इस तरीके से है। बाकी जो देखिए बडगाम सीट का मुझे लगता है कि फारूक जो उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे हैं वो कुछ हद तक मुझे लगता है कि रेडी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों 40 की उम्र के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। जी तो जी कहीं ना कहीं मैं देखूंगा कि वो शायद अभी लाइफ एंजॉय करना चाहेंगे और पॉलिटिक्स में कम आएंगे। शायद सैयद आगा रहुल्ला का ही ज़्यादा अपर हैंड रहे कि कौन आदमी बडगाम सीट से इलेक्शन लड़ेगा। चलिए, ये भी एक अलग फैक्टर रहने वाला है। पर अब फिर से एक बार नगरोटा की सीट की तरफ रुख करेंगे। रोहन जी, कहीं ना कहीं अगर नामों की बात करें तो इसमें नाम सामने एक सबसे बड़ा नाम तो देवयानी राणा का है, जिसके बारे में सबको कहीं ना कहीं आइडिया भी था और सबने एक्सपेक्टेशन भी लगाई हुई थी। दूसरी तरफ हर्षदेव सिंह जी का नाम आ रहा था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि हर्षदेव सिंह हो सकता है कि उस सीट से लड़ेंगे। और तीसरी तरफ ठाकुर बलबीर सिंह का नाम सामने आ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, वो वहां पर लड़ कांग्रेस की सकते हैं। तरफ क्या लगता है कि किसका जी। पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला? हालांकि लग तो वैसा ही रहा है कि बेटी को ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि नगरोटा के लोग वैसे भी काफी सपोर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि दोनों में से किसका ज्यादा, तीनों में से ज्यादा किसका पलड़ा भारी रहने वाला है यहाँ पर? देखिए जो सीट होती है ना, ये एक्चुअली कोई पार्टी का गढ़ होती है यूजुअली देखा जाए, लेकिन नगरोटा ऐसी सीट है वो स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी का गढ़ था। जी यानी जी कि वहां पे पार्टी मैटर नहीं करती थी, जी जहां पे वो जाएंगे वहां पे वोटर आएंगे। वो जी जब एनसी में थे तो लोग सपोर्ट में थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लोगों ने सपोर्ट की। लेकिन और अभी के यही टाइम चीज पे जिस खास तरह भी से उनको बनाती थी कहीं ना कहीं, कि लोगों ने कभी भी उनको पार्टी के तौर पर नहीं देखा, एज अ पर्सन उनको हमेशा देखा। जी, मतलब उनके लिए कहा जाता था कि वो हमेशा लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ रहते थे। और सेम वही चीज क्योंकि बाद में देवयानी राणा को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया, साथ में उनको शायद युवा मोर्चा में जी भी जी, इस समय भारतीय जनता युवा शायद मोर्चा में वाइस अभी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट प्रेसिडेंट हैं पे। अभी। जी 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 ठीक है, तो ऐसे में जिस दिन उनको ज्वाइन करवाया गया तभी से बातें निकल के आ रही थी कि वो आ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए उनके, अगर मैं सोशल मीडिया की रेफरेंस दूं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता
जब वो नगरोटा के लोगों में नहीं दिखती। यानी कि कहीं ना कहीं वो तैयारी में है, वो लोगों वहां के लोगों की तरफ से भी बड़े पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस की, तो पता नहीं शायद कांग्रेस की अपनी गलती है, कांग्रेस एक्टिव दिखती नहीं है। लास्ट टाइम बलवीर सिंह ठाकुर वहां से इलेक्शन लड़े थे, तो ऐसे में अगर वोट भी उन्होंने ठीक ले लिए थे, यानी कि जमानत अपनी बचा ली थी, अगर वो भी मेहनत करते तो कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ दिख नहीं रहा, ना तो चर्चा में है ना कुछ है। तो दूसरी तरफ देखा जाए हर्षदेव सिंह की, तो हर्षदेव सिंह भी इस समय चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन उनका अलग ही चल रहा है। उनकी लड़ाई चल रही है एक वो जो मनकोटिया साहब के साथ और खुद जी में। जी जी। तो जो मेन सीट पे फोकस किया जा रहा है वो देवयानी राणा के द्वारा ही किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पलड़ा भारी उनका दिख रहा है। लेकिन चलिए देखेंगे जब इलेक्शन अनाउंस होगी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। देखिए रोहन जी, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कांग्रेस की अपनी गलती भी कहीं जा सकती है, क्योंकि देखिए अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ये भी देखने को मिला था कि जब कांग्रेस बाहर निकली मार्केट में, तब लोगों का यही कहना था कि कांग्रेस को तो अब आम जनता की याद आई है। इतने समय से कांग्रेस आखिर कहां थी? खासकर 2019 के बाद से लोगों का कहना था 2019 के बाद से तो कांग्रेस जैसे गायब ही हो गई थी, और उन्हें ना तो लोगों के बारे में कभी कोई केयर था ना ही कोई कंसर्न था। इस तरह के लोगों की बातें सुनने को मिली थी, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन माना जा रहा था जिसकी वजह से जम्मू, खासकर जम्मू खित्ते की बात करें, जम्मू खित्ते में जितनी ज्यादा जगह कांग्रेस अपनी बना सकती थी उतनी बना नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी के तौर पे इसे देखा जा सकता है कि इस बार भी पलड़ा बीजेपी का ही यहां पर भारी रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की, अगर जैसे आपने खुद एक मैटर पूरा फैक्टर बता दिया, वही फैक्टर को देखकर जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस कुछ दिनों के लिए एक्टिव दिखी थी जब चुनाव चल रहे थे। उनके जो प्रत्याशी थे वो बढ़ चढ़ कर बोले, बातचीत अपनी रखी। लेकिन ऑब्वियसली जो उनका हमेशा रहता है वही चीज रिपीट हुई कि उन दिनों में एक्टिव रहे, बाद में वो कहा जाता है कि बिल्कुल ही डेड हो गए। तो सेम अभी उन्हें पता है कि बाई इलेक्शन आने वाली है। यदि वो पुराने प्रत्याशी हैं, अभी उन्हें उस लेवल से तैयारी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे। एक एनसी की तरफ से भी थे, उन्होंने भी काफी मतलब अच्छे वोट लिए थे। एनसी की तरफ से लड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद काकू नाम है उनका, पूरा नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है। तो ना वो एक्टिव दिख रहे हैं, और पता नहीं वो शायद अभी जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मुझे अगर पता होता, जब स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की डेथ हुई थी, वो गए थे, उन्हें बोला कि मुझे पहले पता होता तो मैं गिले शिकवे मिटा लेता। तो ऐसे में जी शायद जी अभी जी। राजनीति में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन शायद वो अपना एनसी का शायद प्रत्याशी नहीं उतारे। तो ऐसे में 3 रहेंगे, एक तो बलबीर सिंह, वो भी अभी पक्का नहीं है लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो दिख नहीं रहे। अभी जो लड़ने की कहीं ना कहीं जो संभावना दिख रही है वो देवयानी राणा और हर्षदेव सिंह के बीच में दिख रही है। वो भी आगे देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो सिंपैथी फैक्टर भी है और बाकी चीजें हैं, वो जो लोगों का जो झुकाव है इस समय देवयानी राणा की तरफ। चलिए, बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये जो बाई इलेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाई इलेक्शंस और दूसरी तरफ जो नॉमिनेशंस होनी थी, ये नॉमिनेशंस इस कोटे को पूरा करती है। यानी कि जो 7 एमएलएज की कमी रह रही है, वो 7 एमएलएज की कमी को पूरा किया जा सकता है इसके द्वारा, क्योंकि बाद में यही जो 7 एमएलएज रहने वाले हैं, और ये जब अभी के जो प्रेजेंट एमएलएज हैं उनके साथ मिलकर 95 के आंकड़े को पूरा करेंगे, और इसी के साथ बाद में जम्मू कश्मीर के लिए जो अगले 4 राज्यसभा के सांसद आने वाले हैं उनकी पोलिंग भी करेंगे। चलिए, ये तो आगे की बात रहेगी कि इसमें अब अगला मोड़ क्या रहने वाला है और किस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश आता है, ये भी एक बड़ा इसमें फैक्टर रहने वाला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इसमें क्या बड़ा रोल प्ले करने वाली है, या फिर क्या बड़ा इसमें किया जाने वाला है, कहानी कब पलट जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए
अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं और आप अपनी मनपसंद सीट के ऊपर किसको देखना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर आप हर्षदेव को सपोर्ट करते हैं तो आप उनके लिए कमेंट कर सकते हैं, अगर आप देवयानी राणा को देखना चाहते हैं उनके लिए, ठाकुर बलबीर सिंह को देखना चाहते हैं तो उनके लिए, और बडगाम की सीट्स के लिए नाम तो आपको हम थोड़े बहुत बता ही चुके हैं, और कोई नए नाम आएंगे वो भी बता देंगे। पर तब तक के लिए बड़ी बात यही है कि जब भी आपको वोट का अधिकार फिर से मिलेगा, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अधिकार तो वैसे आपके पास है, पर जब एक बार फिर से वो मौका आएगा आपको वैसे ही वोट करना है जैसे आपने किया, यानी कि हमेशा प्रत्याशी देखकर वोट कीजिए, क्योंकि ये वोट आपके लिए एक ऐसे कैंडिडेट को आगे लेकर आएगा जो अगले कुछ सालों के लिए आपकी सेवा करने वाला है, आपके उस पूरे इलाके की सेवा करने वाला है। तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, हमारे साथ बने रहिए। आपके साथ हम ताज़ा खबरें शेयर कर रहे हैं। नमस्कार।